मैं ठग लाइफ की बात करता हूँ। जब आप हाउसफुल 5 जैसी फ़िल्म देख लेते हैं, तो उसके बाद आपको कोई भी फ़िल्म अच्छी लगेगी, मैं ये मान सकता हूँ। और ऐसा हुआ भी। मतलब ऐसा नहीं है कि ठग लाइफ में जो है वो कमज़ोरियाँ नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद ये फ़िल्म मुझे अच्छी लगी और उस तरह से नहीं लगी जैसे इसके बारे में इसको एकदम वॉश आउट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिल्कुल ये डिज़ास्टर फ़िल्म है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये फ़िल्म आप मानिए कि 2 दिग्गज मेकर्स अगर काम कर रहे हैं, जो चीज़ बनकर आई है सामने, तो उसको आप कितना भी क्रिटिसाइज़ कीजिए लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं उस फ़िल्म में जिस तरह की चीज़ें दूसरे लोग क्रिएट नहीं कर सकते। थग लाइफ मूल रूप से ये कहानी जो है वो कमल हसन की है, जिनका नाम इस फ़िल्म में शक्तिवेल है। ये शक्तिवेल की कहानी है और शक्तिवेल जब अपना इंट्रोडक्शन देता है तो वो यही बताता है, बार-बार वो मौत को चकमा देता रहा है, वो ऐसा व्यक्ति है। मौत उसको आती है और छू कर निकल जाती है। किन्हीं न किन्हीं कारणों से वो बच जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी और की ज़िंदगी की कीमत पर वो बचता है। मतलब शक्तिवेल को लेने आई जो मौत है वो किसी और को लेकर चली जाती। तो ये ऐसा कैरेक्टर है। मतलब मरेगा नहीं, वो कहता है मैं यमराज के सामने खड़ा रहता हूँ, यमराज से आँख में आँख मिलाकर बात करता हूँ। कई बार जो है मौत मुझे छू कर निकली है। तो ये सारी कहानी वही है, शक्तिवेल की कहानी है। मोटे तौर पर मैं बताऊँ तो ये कहानी शक्तिवेल की होने के साथ-साथ जब वो अपने यंग दिनों में एक पुलिस की फायरिंग का सामना कर रहा था। पुलिस ने उस कोठी को घेर लिया था जहाँ पर ये लोग रहते हैं दिल्ली में और लग रहा था कि शक्तिवेल और उसका परिवार, उसका बड़ा भाई उसके मेंबर्स जो हैं वो मारे जाएँगे, पुलिस घेर लेगी। लेकिन उसी वक़्त जो है एक अखबार डालने वाला जो व्यक्ति होता है वो आता है और उसकी आड़ में ये पूरा जो शक्तिवेल का परिवार जो है वो शक्तिवेल के साथ में ही बच निकलता है। और उस अखबार डालने वाले का जो एक बेटा है, उसका नाम फ़िल्म में बताया अमर। तो शक्तिवेल इस बात को महसूस कर लेता है कि इस व्यक्ति की वजह से हम बच पा रहे हैं और वो जो लड़का होता है अमर उसको अपने साथ में ले जाता है और अमर को पाल-पोस कर बड़ा करता है, अपने बच्चे की तरह बड़ा करता है, अपने छोटे भाई की तरह बड़ा करता है। और ये जो अमर होता है, वो धीरे-धीरे इतना ताकतवर होता है कि वो फिर कमल हसन की यानी शक्तिवेल की जगह ले लेता है। अब यहाँ पर देखिए ये फ़िल्म इस मोड़ पर आने के बाद में एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो होती है, शेक्सपियर के नाटकों में जो ट्रेजेडी देखने को मिलती है, जो धोखे देखने को मिलते हैं, जो प्यार देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आपको इस फ़िल्म में देखने को मिलती हैं। अब य जिस तरह से मणिरत्नम ने और कमल हसन ने मिलके इसकी कहानी लिखी है और उन्होंने जो कहानी लिखी है उसकी बनावट बड़ी सुंदर है। हालाँकि ये होता है थोड़ा-सा कि कहानी कभी आगे जाती है, कभी पीछे आती है, तो वो जो टाइम ट्रांसफ़र है, वो इस कहानी में कई लोगों को थोड़ा-सा खटकता है। तो वो जो कहानी आगे-पीछे होती है, थोड़ा-सा लगता है कि ये डिस्टर्ब कर रही, लेकिन यहाँ से जब शक्तिवेल और अमर लगभग एक प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ से धोखेबाज़ी का, दगाबाज़ी का और षड्यंत्रों का खेल शुरू होता है। क्योंकि इसी फ़िल्म में नासेर हैं, जो कमल हसन के बड़े भाई की भूमिका में हैं और उनको ये बात बुरी लगती है कि कमल हसन जब जेल जाते हैं, किस घटना के लिए जाते हैं वो मैं नहीं बताऊँ क्योंकि कहानी और सारे फैक्ट्स मैं रिवील नहीं करूँगा। तो कमल हसन जब जेल जाते हैं, तो अपने बड़े भाई को पूरे कारोबार की और गैंग की बागडोर सौंपने के बजाय अपने से छोटे मतलब उस फैमिली में सबसे छोटे जो अमर है, उसको वो बागडोर सौंप के जाते हैं। और ये बात जो है कहीं न कहीं जो है उनके बड़े भाई को बुरी लगती है, कुछ और लोगों को भी बुरी लगती है। लेकिन वो जो अमर होता है वो चीज़ों को अपने ढंग से कंट्रोल करता है, मगर उसे जो नासिर जो बड़े भाई के किरदार में है कमल हसन के, वो धीरे-धीरे अपने असर में ले लेते हैं। और फिर एक घटना ऐसी होती है कमल हसन जब जेल से छूट कर आते हैं, उनके ऊपर एक अटैक होता है राइवल गैंग का। ये राइवल गैंग जो है महेश मांजरेकर का है, जो कि धीरे से फिर पॉलिटिक्स में एंटर कर लेता है और संजय मांजरेकर और जो कमल हसन का गैंग जिसको कि अमर जो लीड कर रहा है उनका छोटा भाई या बेटे के समान जिसको पाला है, ये दोस्ती कर लेते हैं। कमल हसन ना चाहते हुए भी इसको मान लेते हैं कि ठीक है हम मिल-जुल कर काम करेंगे। ऐसे में कमल हसन पर एक अटैक होता है जब वो जेल से निकल कर आता है और उनके मन में ये शक पैदा होता है, शक का बीज पड़ता है कि जिस कार में मैं और 4-5 लोग और थे,
उस कार में अमर क्यों नहीं था? क्यों वो मेरे साथ में नहीं आया जबकि वो हमेशा साथ में रहता है? तो ये जो शक का बीज पड़ता है तो उन्हें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि अमर ने मुझ पर अटैक करवाया है, वो मेरी जान लेना चाहता है। और वो ये बात जो है वो अमर से कहते भी हैं और अमर कहता है ऐसा नहीं है। वो दूसरी सिचुएशंस फ़िल्म में आती हैं, तो वो आप देखिएगा। अब यहाँ से वो जो शक का बीज पड़ता है और इसी बात का फ़ायदा जो है, कमल हसन मतलब जो शक्तिवेल का जो बड़ा भाई है नासिर, वो फ़ायदा उठाता है और छोटे इस सबसे छोटे अमर को अपने साथ मिला लेता है। कुछ और लोग भी हैं कमल हसन के पुराने दिनों के ही साथी, वो भी इनके साथ मिल जाते हैं और फिर ये लोग तय करते हैं कि हम कमल हसन को रास्ते से हटा देंगे, खत्म कर देंगे क्योंकि अब वो नए सिरे से जो है पूरे गैंग को और अपने पूरे साम्राज्य को जो है वो चलाना चाहते हैं। अब होता यही है कि वो नेपाल जाते हैं शक्तिवेल को लेकर और रास्ते में जो एकदम जो बर्फीली पहाड़ियों वाला रास्ता होता है, वहाँ पर एक जगह कार रुकती है और वहाँ पर कमल हसन के सामने ये सब लोग हथियार निकाल लेते हैं, लड़ाई होती है और कमल हसन जो है ऊँची पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। शक्तिवेल जो है नीचे गिर जाता है और सबको ये लगता है कि वो व्यक्ति मर चुका है। लौट आते हैं ये लोग अपने-अपने तरीके से कारोबार को जमाते हैं, काम को जमाते हैं, गैंग को नए सिरे से चलाना शुरू करते हैं। लेकिन जैसा कि फ़िल्मों में होता है और शायद यही बात लोगों को लगती है यार ये तो प्रेडिक्टेबल है। हमें पता है वो हीरो है, वो मरेगा नहीं, वो तो बच जाएगा। तो शक्तिवेल बच जाता है। उसको जो तिब्बत के जो मठ होते हैं, जो तिब्बती मठ होते हैं, जो लामा होते हैं वो बचा लेते हैं और 2 साल बाद वो पूरी तरह से ठीक होकर बल्कि इन जो तिब्बती मठ में जो कुंग-फू वगैरह ये जो सारा हम लोग देखते आए हैं कि ये उस कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें, उसमें बल्कि ज़्यादा ट्रेंड होकर लौटता है और फिर किस तरह से इन लोगों का सफाया करता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सफाई तक नहीं है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिलेशंस भी हैं। कमल हसन और उनकी पत्नी के बीच में जो एक रिश्ता है, बड़ा खूबसूरत-सा है। लेकिन इसी रिश्ते में एक और चीज़ है कि कमल हसन का एक और महिला से जो संबंध है, इंद्राणी नाम की महिला का किरदार जो है वो यहाँ पर तृषा कृष्णन ने निभाया है और बहुत मैच्योर है ये पूरा मामला। तृषा कृष्णन का जो किरदार है, इंद्राणी इसकी ये कहाँ से आता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब अमर को बचाया होता है शक्तिवेल ने, तो उसे पता चलता है कि अमर की एक छोटी बहन भी है चंद्रा। वो कहता है कि चंद्रा उस भागदौड़ में गुम जाती है, जो पुलिस फायरिंग और जो पूरा मामला बनता है वहाँ पर। तो शक्तिवेल अमर से कहता है मैं तुम्हारी बहन को ढूँढ कर लाऊँगा। वो लगातार उसको ढूँढ रहा होता है कि अमर को उसकी बहन से मिला दे और तमाम जगहों पर ढूँढता है और एक बार वो ब्रोथल मतलब जो वेश्यालय होते हैं वहाँ भी पहुँचता है और एक लड़की को देखकर उसे लगता है कि शायद ये चंद्रा है, लेकिन वो चंद्रा नहीं होती है और जब वो लौटने लगता है शक्तिवेल वहाँ से तो वो लड़की उससे कुछ कहती है, जो भी बातें आप फ़िल्म में देख सकते हैं, वो उस लड़की को बचा लाता है, वो उसको अच्छी लगती है। और उसके बाद में उसको सिंगर बनाता है या फ़िल्म में कुछ इसी तरीके से दिखाया गया और एक अच्छी लाइफ़ देता है। मगर बात सिर्फ़ वहीं तक नहीं होती, दोनों के बीच आकर्षण होता है, दोनों के बीच संबंध होता है और ये बात जो है कमल हसन के परिवार में लोग जानते हैं, उनकी पत्नी भी जानती है। तो ये एक ट्रायंगल बनता है और कमल हसन की जो पत्नी का रोल है, अभिरामी जो साउथ की एक्ट्रेस हैं, तमिल एक्ट्रेस, उन्होंने बहुत मैच्योर ढंग से और बहुत खूबसूरती से निभाया। तो कमल हसन, अभिरामी और त्रिशा कृष्णन ये एक ट्रायंगल है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसी में एक जो चौथा मैंने कहा कि एक महिला का किरदार है चंद्रा। अब चंद्रा कौन है? वो तो नहीं मिली, लेकिन वो किस तरह से कहानी में आगे जाके मिलती है और किस तरह से इमोशनली कनेक्ट होता है पूरा मामला। एक और फीमेल कैरेक्टर यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, कमल हसन की बेटी का, जो उनकी पत्नी मतलब अभिरामी से होती है। तो उसका भी एक छोटा-सा कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है। तो ऐसा नहीं है, इस पूरे ड्रामा में जिसको कहना चाहिए कि जो माफिया या क्राइम ड्रामा है ये पूरा, इसमें फीमेल कैरेक्टर्स भी हैं और वो इमोशनली कहानी को कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। फ़िल्म में रोमांस भी है, फ़िल्म में घर परिवार के जो मोमेंट्स होते हैं वो भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि कमल हसन और मणिरत्नम ने मिलकर जो कहानी लिखी है, उसमें उन्होंने सब कुछ लेने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि अगर ये क्राइम ड्रामा है, गैंगस्टर ड्रामा है तो सिर्फ़ वहीं तक सीमित रखा जाए। ठीक से बुना गया है, लेकिन अब इसमें जैसे मैंने कहा कि उतनी बुरी नहीं है जितना कि एकदम इसको वॉश आउट बताया जा रहा है या जिस तरह से लोग पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मुझे ये बात समझ में आती है इसकी वजह है कमल हसन की पिछली फ़िल्म इंडियन 2 जो कि बहुत बुरी थी, शंकर ने डायरेक्ट की। अब यही होता है सिनेमा में कई बार।
सिनेमा इतनी तेजी से बदल रहा है, न केवल बॉलीवुड का हिंदी का सिनेमा बदल रहा है, बल्कि पूरा साउथ का सिनेमा भी बदल रहा है। हमें ऐसा लगता है कि वहाँ शायद कुछ नहीं बदल रहा है, वहाँ भी बदल रहा है और लोगों के पास अब इतना सारा कंटेंट है कि अगर आपने एक खराब कंटेंट दिया है, तो वो आपके दूसरे कंटेंट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते हैं। वो उम्मीद में अब नहीं रहते हैं कि यार अगला वाला तो चलो बेहतर आएगा। वो माफ़ करने के मूड में नहीं रहते हैं आजकल दर्शक जो हैं, चाहे वो कितने ही बड़े फैन हों। उनको लगता है अगर आपने एक खराब चीज़ दे दी तो या तो फिर जितनी एक्सपेक्टेशंस है बहुत मतलब हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो या तो आप एकदम वैसा ड्रामा लेकर आइए, वैसा सिनेमा, एकदम अलग कुछ आउट ऑफ द बॉक्स। तो वैसी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि भाई ये क्राइम ड्रामा है, सब लोग जानते हैं, इस तरह की कहानियाँ आप कहेंगे पहले भी देखी है। 2 गैंग होते हैं, एक-दूसरे से लड़ाई होती है, उनके बीच में वार चलता है, फिर उसके बाद में कई बार जो है जो गैंग का लीडर होता है, उसी के खिलाफ जो है कोई बगावत कर देता है। उसी के बीच जो है गद्दारी करने वाले निकल आते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से बुना गया है इस कहानी को, मैं ये कहूँगा कि एक बार देखने जैसी, बुरी नहीं है। मैंने हिंदी में देखी, मैं तमिल वर्ज़न की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदी में देखिए, हाँ, ये ज़रूर है कि हिंदी में जिस तरह से इसके डायलॉग्स अप टू द मार्क होने चाहिए थे। हालाँकि अब हिंदी की राइटिंग और डबिंग जो है जो साउथ की फ़िल्में होती हैं, वो अच्छी होने लगी। लेकिन फिर भी मतलब मणिरत्नम जैसे डायरेक्टर के होने के बावजूद और कमल हसन और मणिरत्नम के इस कहानी को लिखने के बावजूद, इसके हिंदी वर्ज़न पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया। और शायद यही वजह है कि 3 दिन के इसके इस फ़िल्म का जो कलेक्शन है, हिंदी में, वो 1 करोड़ रुपए नेट भी नहीं है, जो बॉक्स ऑफिस के फिगर्स बता रहे हैं। तो ये बहुत शॉकिंग है और उसकी वजह है देखिए क्वालिटी। क्वालिटी से आज की तारीख में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो इस फ़िल्म में हमको वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ दिखाई देता है। अब इसी फ़िल्म में ए आर रहमान का भी म्यूज़िक है। ए आर रहमान का म्यूज़िक इस फ़िल्म में डिसअपॉइंट करता है। हमने छावा में देखा था इस साल की शुरुआत में। छावा में कहीं से कहीं नहीं लगा था कि रहमान जो म्यूज़िक दे रहे हैं, वो उस मराठी कल्चर के हिसाब से जाता है या वो जो हिस्टोरिकल पीरियड दिखाया गया है संभाजी महाराज की कहानी थी उसमें, तो वो उस मराठी कल्चर के साथ मैच करता है। वो कहीं वेस्टर्न चले गए, कहीं अरेबिक चले गए। इस फ़िल्म में भी लगभग-लगभग वो वेस्टर्न के हिसाब से जाते हैं। तो आपको इस फ़िल्म का जो संगीत है, वो ऐसा नहीं है कि आपको होल्ड करे, पकड़े, जबकि गुंजाइश पूरी थी। तमिल में क्या स्थिति मुझे नहीं पता। हिंदी में अगर हम बात करें तो गुंजाइश पूरी थी, सिचुएशंस थी ये और गाने हैं फ़िल्म में। लेकिन ए आर रहमान का संगीत जो है वो उस तरह से पकड़ नहीं पाता, उसमें वो गहराई जो है वो नज़र नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन वजहों से मुझे लगता है कि जो एक वर्ड ऑफ माउथ होता है, वो बहुत नेगेटिव हो गया है। अब इस फ़िल्म की एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अब जब फ़िल्म थिएटर में नहीं चलती तो लोग कहते हैं यार ओटीटी पे आएगी तो वहाँ क्या करेगी? तो फ़िल्म जब आएगी तब तो देखेंगे ही, लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर ये है कि इस फ़िल्म को नेटफ्लिक्स ने 150 करोड़ रुपए में खरीदा है रिलीज़ से पहले। मतलब एग्रीमेंट तो हुआ ही है। अब ये 150 करोड़ रुपए जब बॉक्स ऑफिस पर इतना बुरा हाल है इस फ़िल्म का कि 3 दिन में ये फ़िल्म जो है नेट 30 करोड़ रुपए भी नहीं कमा रही है इंडिया में। तो ऐसे में जब नेटफ्लिक्स पर ये फ़िल्म रिलीज़ होने आएगी, क्या नेटफ्लिक्स इसके साथ हुए एग्रीमेंट को रिवाइज़ करेगा? वो कहेगा कि भाई आपकी फ़िल्म तो थिएटर में चली नहीं है और मेरे यहाँ कैसे चलेगी फ़िल्म? तो कहीं उसको ये तो नहीं लगेगा कि भाई अब 150 करोड़ रुपए मेरे पानी में जा रहे हैं तो आप कदम पीछे खींच लीजिए। आपको याद होगा जैसे लाल सिंह चड्ढा के समय हुआ था, आमिर खान की फ़िल्म। 3 साल हो रहे हैं उस बात को भी। तो आमिर खान की फ़िल्म पहले तो बड़े फ़िगर में उसकी डील हुई थी, लेकिन जैसे ही वो फ़िल्म फ्लॉप हुई थी बॉक्स ऑफिस पर, तो नेटफ्लिक्स ने तुरंत कदम पीछे खींच लिए थे और कहा था कि अब हम कम प्राइस ऑफ़र कर रहे हैं, आपको रिलीज़ करना हो तो करो। और उस समय आमिर खान की मजबूरी थी, पैसा निकालना था। एक तो उनको 8 हफ्ते बाद लानी पड़ी थी, वो चाहते थे कि महीनों बाद लेके आएँ, तो फ़िल्म फ्लॉप होने का ये असर हुआ था। मगर यहाँ इसकी बात करें हम ठग लाइफ़ की, तो यहाँ वही होता दिख रहा है कि अब 150 करोड़ रुपए नेटफ्लिक्स देगा कि नहीं देगा इस फ़िल्म के, तो आने वाले समय में खबरें आएँगी, हम जुड़ते रहेंगे। अपडेट करूँगा मैं आपको। तो ओवरऑल ठग लाइफ की जहाँ तक बात है तो जैसे मैंने कहा कि मुझे फ़िल्म उतनी बुरी नहीं लगी जितनी कि दिखाई जा रही है। प्रेडिक्टेबल मोमेंट्स हैं। फ़िल्म का एक्शन जो है लंबा है, थोड़ा-सा आपको लगता है यार ये एक्शन, एक्शन, एक्शन चल रहा है, ख़ास तौर पर सेकंड हाफ में। तो वो जो इमोशनल बिल्डअप होता है फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में आके कम हो जाता है। हालाँकि कुछ मोमेंट्स हैं वहाँ पर जो चंद्रा वाला मामला है या जो कमल हसन और उनकी वाइफ के बीच के जो मोमेंट्स बताए गए हैं,
क्योंकि सेकंड हाफ में तो कहानी दूसरे ट्रैक पर चली गई है बदले के। तो वहाँ ये मोमेंट्स हैं कम हो जाते हैं लेकिन और यहाँ एक्शन हैवी हो जाता है। तो शायद लोगों को ये एक्शन रास नहीं आ रहा है। मगर एक बात बहुत साफ है कि इस फ़िल्म को बहुत खूबसूरती से शूट किया गया है। मणिरत्नम एक मास्टर डायरेक्टर हैं। इस फ़िल्म के कई शॉट्स ऐसे हैं आपको देखकर लगेगा कि यार कितनी खूबसूरती से उन्होंने उसको शूट किया है। तृषा और कमल हसन के बीच में जो मोमेंट्स हैं, बहुत सुंदर हैं और उनको देखकर आपको लगता है कि एक कितने मैच्योर एक्टर हैं और कितनी रियलिटी है उनके काम में। तो ये सारी चीज़ें तो इस फ़िल्म में अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन ओवरऑल ये हुआ है कि एक मूड बन गया है और ये फ़िल्म रिलीज़ होने से पहले ही कंट्रोवर्सी में आ गई थी जब कमल हसन ने जो कन्नड़ में भी इस फ़िल्म को रिलीज़ करना था, तो उन्होंने जो कहा था कि भई कन्नड़ जो है वो तमिल भाषा से निकली है। तो इस पर जो सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, तो कन्नड़ में तो ये फ़िल्म रिलीज़ हो नहीं पाई। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, नेगेटिव बातें शुरू हुई। तो तेलुगु में भी इसका मार्केट जो है वो बहुत ही खराब है। पहले दिन इस फ़िल्म की ओपनिंग तेलुगु में 1 करोड़ रुपए भी नहीं रही। तो वहाँ भी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो बड़े घाटे में जाने वाले हैं। वहाँ भी खबर ये आ रही है कि भाई 50 करोड़ रुपए में तेलुगु फ़िल्म में इस लगता नहीं कि ये पैसा वहाँ से निकलेगा। तो इस तरह से फ़िलहाल जो 3 दिनों का, 4 दिनों का मामला अभी तक का सिनेरियो दिख रहा है, तो ये फ़िल्म बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर धुल चुकी है। मगर जैसा मैंने कहा कि उतनी बुरी नहीं है, एक बार देखी जा सकती है और कुछ बहुत सुंदर मोमेंट्स इस फ़िल्म में हैं। कमल हसन का काम जो है, वो कमाल का है। लेकिन जो उनके साथ जो अमर का कैरेक्टर जिस बच्चे को वो उठाकर लाते हैं और बेटे या भाई की तरह पालते हैं, वो साउथ के एक्टर हैं सिलंबरासन। एग्ज़ैक्ट प्रोनंसिएशन शायद यही है क्योंकि उस लैंग्वेज को मैं जानता नहीं हूँ। तो जो सिलंबरासन का जो कैरेक्टर है, वो तो अच्छा है लेकिन बहुत सारे लोगों को ख़ास तौर पर हिंदी बेल्ट में ये चेहरा जो है वो कहना चाहिए कि पसंद नहीं आया। लगता है कि यहाँ पर किसी एक ऐसे एस्टेब्लिश एक्टर को लेना चाहिए जिसकी एक पॉपुलैरिटी भी हो। अब सिलंबरासन के साथ ऐसा कोई मामला है नहीं और शायद हिंदी में पहली बार देखा है दर्शकों ने उन्हें और बहुत ख़ास इम्प्रेस भी नहीं करते हैं। ना एक्टिंग से करते हैं, ना उनकी डायलॉग डिलीवरी उस तरह से है, ना वो कोई एक स्टाइल होता है कई बार हीरो का, एक्टर का, वो अट्रैक्ट करता है। तो बहुत प्लेन और सिंपल हैं। लेकिन धनुष जैसे प्लेन और सिंपल भी नहीं है, ये भी समस्या है। तो कुल मिलाकर ये जो उनके पार्टनर हैं कमल हसन के, वो इम्प्रेस नहीं करते हैं। तृषा कृष्णन जो है वो लोग उनको जानते हैं। हिंदी में भी काम देखा उनका और साउथ की फ़िल्में, तमिल फ़िल्मों में वो आती रही हैं। अभिरामी को भी लोग जानते हैं, लेकिन इस नासिर को लोग जानते हैं। मगर इनके अलावा बाकी जो सारे चेहरे हैं लगभग वो जो अनजाने से हैं हिंदी के दर्शकों के लिए। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें हैं जो इस फ़िल्म से हिंदी के दर्शकों को दूर करती है। अब आप भले ही इस फ़िल्म को थिएटर में देखने ना जाएँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जब ये फ़िल्म ओटीटी पर आएगी, अब नेटफ्लिक्स पर आएगी या कहाँ आएगी, क्या वो एग्रीमेंट का होगा हमें पता नहीं। देखिएगा ज़रूर एक बार क्योंकि कमल हसन और मणिरत्नम बड़ा नाम है। ये कितना भी खराब काम करेंगे, उसमें कुछ तो अच्छा होगा इस बात पर आपको भरोसा करना चाहिए और मुझे लगा, इतनी नेगेटिविटी के बाद भी इस फ़िल्म में कुछ बात तो है।